अ, आज की इस क्लास में हम बीए फर्स्ट ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल के एक टॉपिक भू संचलन या पटल विरूपणी बलों या अर्थ मूवमेंट्स के बारे में आज उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे जो पिछली क्लास में हमने उसका कुछ पार्ट कवर किया था। तो जो पटल विरूपणी बल हैं, मैंने पिछली बार बताया था कि कुछ अंतर्जात बल और बाह्य बल होते हैं। अंतर्जात बलों के द्वारा पृथ्वी में असमानताएं उत्पन्न हो जाती हैं, मतलब कि उबड़ खाबड़, या जैसे कि कहीं पृथ्वी ऊंची हो जाती है, कहीं नीची हो जाती है, कहीं उसमें उठाव हो जाता है, कहीं धंसा हो जाता है। और बाह्य बल जिसके द्वारा पृथ्वी पर समतल क्षेत्र की स्थापना होती है, यानी कहीं से बिल्कुल, मतलब पूरी पृथ्वी जो है, या जहाँ भी कहीं उन बलों का प्रभाव होता है वो बिल्कुल एक मैदान के रूप में समतल हो जाता है। तो अब उसमें से हमने कुछ बलों के बारे में आपको कुछ प्रकार जितने भी होते हैं इस पटल विरूपणी बल के या आकस्मिक अंतर्जात बलों की, इन सब के बारे में कुछ कुछ बातें की थी। आज हम वलन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि थोड़ा बहुत मैंने पहले भी बता दिया था, लेकिन इस टॉपिक में मैं फिर से आपको वलन के प्रकार के बारे में बताना चाहूँगी। और उससे पहले मैं आपको जो वलन होते हैं उनमें कुछ आकृतियाँ बनती हैं। उन आकृतियों में आप जब नाम पढ़ेंगे कि समअपनीति नति क्या होती है, अभिनति का क्या होती है, अपनति क्या होती है, नतिलंब क्या होता है और नति नमन या डिप क्या होते हैं, इनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तभी हमें वलन जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ पाएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि जब पृथ्वी के आंतरिक बलों के द्वारा, यानी अंदर से जो बल उत्पन्न होते हैं, उनके द्वारा जब पृथ्वी पर एक क्षैतिजीय संचलन द्वारा जो चट्टानें हैं वो संपीड़ित होती हैं। संपीड़ित होने का मतलब ये होता है कि चट्टानों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं, और ये इन्हीं मोड़ों को हम वलन कहते हैं। जैसे एक तरह से आप उदाहरण के रूप में मैं आपको बता सकती हूँ कि मान लीजिए हमने एक लचीला, आप धागा ले लीजिए या कोई ऐसा रबर जैसा पदार्थ जो कि दबाने से मुड़ जाता है, उसको आप धागे को मोड़ेंगे या किसी लचीले रबर जैसे पदार्थ को आप मोड़ेंगे तो वो एक तरह से लहरों के रूप में मुड़ जाएगा। तो जो इस तरह के मोड़ होते हैं वो वलन कहलाते हैं। अब इन वलन में क्या होता है कि कुछ भाग जो होता है वो ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। तो आप उस सामने, जैसे आप कह सकते हो कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा चित्र में कि जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है वो अपनति या एंटीक्लाइंस कहलाता है, और नीचे धंसा हुआ जो भाग होता है वो अभिनति या फिर सिंक्लाइन कहलाता है। वो अभिनति कहलाता है। आप थोड़ा सा, जब मैंने सिंक्लाइन और एंटी सिंक्लाइन की बात की है तो आप थोड़ा सा सामने जो चित्र है उस पर ध्यान दीजिएगा। और वास्तव में क्या है कि वलन जो होते हैं वो वृहद संवलन के ही लघु रूप होते हैं, और प्रत्येक वलन में दोनों ओर के भागों को वलन की भुजा कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए अब जब मैंने आपसे कहा था कि हम इसके साथ साथ समअपनीति या समभिनीति की भी बात करेंगे, तो जो समअपनीति होती है उसके बारे में आपको पहले बताऊंगी। आपको सामने चित्र में दिखाई भी दे रही होगी, लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको कि समअपनीति क्या होती है। अब ये जो अंतर्जात बलों के द्वारा, क्षैतिज संचलन के द्वारा वलन का जो भाग नीचे मुड़ के धंस जाता है और साथ में उसमें से कई भाग जिस धंस जाता है और वलित
पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसा से जो समअपनीति का मतलब है कि सम प्लस अपनीति देखने को मिलती है। जब क्या होता है कि जब एक बृहद अपनीति के अंतर्गत कई छोटी छोटी अपनतियाँ और अभिनतियाँ मिलती हैं तो उस आकृति को हम समअपनीति कहते हैं। सामने चित्र में देखिए एक बड़ी सी वृहद आपको अपनति दिखाई दे रही होगी और उसमें से उसके अंतर्गत कई छोटी छोटी अपनतियाँ होती हैं तो वो समअपनीति कहलाती है। और जब असमान संपीड़न के कारण एक बृहद जो अभिनति होती है उसमें कई छोटी छोटी सी अपनतियाँ और अभिनतियाँ बन जाती है तो उस अभिनति को समभिनति कहते हैं। तो थोड़ा सा ये अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो हम अगली क्लास में फिर से देख लेंगे। लेकिन फिर भी जो समअपनीति और समभिनति वाले जो वलन होते हैं उसको पंखाकार वलन के अलावा व्यंजनाकार वलन भी कहते हैं। थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा सा कम क्लियर हुआ होगा। चलिए मैं इसको फिर से एक अलग इस पार्ट को फिर से एक अलग रूप में लेंगे। आज हम पहले आपको वलन के प्रकार के बारे में अच्छी तरह से या विस्तार से बताएंगे। तो आप सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वलन क्या होते हैं। जो वलन आप पहले बात कर ही लिए हमने कि जब हॉरिजॉन्टल संचलन या क्षैतिज संचलन होता है तो पृथ्वी में मोड़ उत्पन्न हो जाते हैं और इन मोड़ों को हम वलन कहते हैं। तो इसमें जो ये वलन का जो स्वभाव होता है वो कई बातों पर आधारित होता है। यदि चट्टान बहुत ज़्यादा लचीली और कोमल होगी तो वलन ज़्यादा हो जाएगा। और इसके अलावा जब कभी भी जो वलन जो होता है अगर चट्टान कठोर होती है तो उसमें साधारण वलन पड़ जाता है। ये वही फिर से वही बात आ जाती है कि कठोर चीज़ें हैं बहुत मुश्किल से मुड़ पाती हैं और जो सर कोमल चीज़ें होती हैं वो जल्दी से मुड़ जाती हैं। संपीड़न की भिन्नता के कारण भी वलन में बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। सामान्य वलन जो होता है उसकी दोनों भुजाओं के झुकाव बराबर होते हैं परंतु वास्तविकता ये है कि एक वलन की दो भुजाओं के झुकाव अलग अलग होते हैं। अब इन जो ये झुकावों के आधार पर हम वलन को कई भागों में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले अपन हम सममित वलन को लेंगे। सामने जो 1 नंबर का वलन आपको दिखाई दे रहा है ये वलन सममित वलन है। आप खुद देख लीजिए सिमेट्रिकल फोल्ड जिसको कहते हैं। इस साधारण प्रकार के वलन को ही हम सममित वलन कहते हैं। और इस सममित का अर्थ है कि समानता है इसमें। और इसकी देखिए अब दोनों भुजाओं का झुकाव बराबर है। इसे हम खुला हुआ वलन भी कहते हैं। अब इसके बाद आप सामने देखिए कि 2 नंबर का एक वलन दिखाई दे रहा है आपको। इस वलन की दोनों भुजाओं में असमानता है। एक भुजा तो साधारण झुकाव वाली दिखाई दे रही है, उसका ढाल बिल्कुल जैसे एकदम एक तरह से क्रमशः कहते हैं ना जैसे लगातार एक तरह से ही है, जबकि दूसरी भुजा छोटी होती है और उसका झुकाव जो होता है वो अधिक होता है। इस तरह की दोनों भुजाओं के झुकाव और लंबाई में दोनों में असमानताएं होती हैं। ये असममित ये एसिमेट्रिकल फोल्ड है फोल्ड है। तीसरे नंबर का वलन आप देखिए ये एक दिग्नत वलन है। एक दिग्नत वलन मतलब कि मोनोक्लिनिक फोल्ड होता है। अब किसी वलन की एक भुजा का जो झुकाव है वो साधारण होता है, ढाल भी लगातार चलता रहता है, वही क्रमशः ही होता है। दूसरी भुजा का जो झुकाव होता है वो समकोण बनाते हुए होता है, यानी कि जो ढाल है वो एकदम से खड़ा हुआ होता है, जैसे कि हम सीधा जिसके ऊपर चढ़ना ही बहुत मुश्किल हो जाए तो उसे एक नति या एक दिग्नत वलन कहते हैं। इसके निर्माण के लिए कहते हैं क्षैतिज संचलन की बजाय ये लंबवत संचलन के द्वारा बनता है। जब बहुत अधिक संपीड़न हो जाता है तो फिर वलन की एक भुजा के टूट जाने की संभावना भी हो जाती है और इसके टूटने पे भ्रंश का निर्माण होता है। इसका मतलब ये है कि जब एक दिग्नत वलन जो होता है जब टूट करके भ्रंश का निर्माण करता है। क्षैतिज संचलन द्वारा दो दिशाओं में असमान संपीड़न के कारण भी एक दिग्नत वलन का निर्माण हो सकता है।
अब आप सामने देखिए 4 नंबर का जो वलन है, इसे कहते हैं हम समनत वलन। दोनों दिशाओं में क्षैतिज संचलन के कारण समान संपीड़न के कारण वलन की दोनों भुजाएं समान रूप से झुकी हुई दिखाई दे रही हैं आपको। देखिए, तो दोनों एक दूसरे के इतने समीप आ जाते हैं कि दोनों भुजाएं समानांतर हो जाती हैं। इस तरह की समानांतर भुजा वाले जो वलन होते हैं उसको समनत वलन कहते हैं। और जो समनत वलन की भुजाएं परस्पर समानांतर तो होती हैं, लेकिन क्षैतिज दिशा में नहीं होती हैं। क्षैतिज दिशा में नहीं होती है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं होती हैं। तो वो वलन एक अलग वलन होगा, इसलिए आप उस वलन से इस वलन को बिल्कुल अलग कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं परिवलित या शयान वलन की। तो ये जो परिवलित वलन है, जब क्षैतिज संचलन बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है तो अत्यधिक संपीड़न के कारण इतना अधिक वलन हो जाता है कि वलन की दोनों भुजाएं परस्पर समानांतर होते हुए क्षैतिज दिशा हो जाती है। मैं पहले आपको बता रही थी कि 4 और 5 नंबर की वलन में दोनों में यही अंतर होता है। देख लीजिए, अब 4 नंबर का वलन जो है वो पूरी तरह से क्षैतिज रूप में नहीं है, लेकिन 5 नंबर का जो वलन है वो क्षैतिज वलन के रूप में, बिल्कुल क्षैतिज रूप में बिखरा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रतिवलन की। बहुत ज़्यादा संपीड़न हो जाता है तो वलन की एक भुजा दूसरे पे उलट जाती है, इसे हम प्रतिवलन कहते हैं। और इस जो प्रतिवलन के इस प्रकार की वलन की भुजाएं क्षैतिज अवस्था में नहीं होती है। इसके बाद आता है अवनमन वलन। जब किसी वलन की जो अक्ष है वो क्षैतिज तल के समानांतर न होकर उसके साथ कोण बनाती है तो उसे अवनमन वलन कहते हैं। उसे अवनमन वलन कहते हैं। अब आप, क्योंकि मेरे ख्याल से आपको ये ध्यान नहीं होगा कि अक्ष किसे कहते हैं, तो अपन एक बार ये बात कर लेते हैं कि जब वलन की दोनों भुजाओं के बीच अपनति के जो उच्चस्थ या अभिनति के निम्नस्थ भाग से गुजरने वाली जो कल्पित रेखा होती है उसको वलन का अक्ष कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि वलन का अक्ष किसे कहते हैं। और इस अवनमन वलन के बाद हम बात करते हैं पंखा वलन की। जब एक वृहद वलन की वृहद अपनति तथा अभिनति में कई छोटी छोटी अपनतियाँ मिलती हैं तो उस वलन को पंखा वलन कहते हैं। इसकी आकृति पंखे जैसी होती है, इसलिए इसे पंखा वलन कहते हैं। अब क्योंकि इस वलन के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि इससे पहले ऊपर वाले जो वलन में आप देख लीजिए कि अपनति कौन सी है और अभिनति कौन सी है। तो आप देख रहे हैं कि जो बीच में जो धसा हुआ भाग है वो अभिनति है, और थोड़ा ऊपर उठा हुआ जो भाग होता है वो अपनति होता है। तो उनके बीच में कई छोटी छोटी अपनतियाँ मिलती हैं, उसे हम पंखा वलन कहते हैं। खुला वलन। जब किसी वलन की दो भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से अधिक किंतु 180 डिग्री से कम होता है, अर्थात जब भुजाओं के बीच का कोण अधिक कोण होता है तो उस वलन को खुला वलन कहते हैं। आपको अगर देखना हो तो चित्र में देख सकते हैं कि खुला वलन कौन सा है, उसमें कौन सी साफ दिखाई दे रहा है। और जैसे हम लोग सामान्य संपीड़न के कारण ही उस सामान्य रूप से जो लहर वलन बन जाते हैं वही खुला वलन कहलाते हैं। इसके अलावा एक बंद वलन होता है। बंद वलन में आप देखिए, आप सामने चित्र में दिखाई दे रहा है, किसी वलन की दो भुजाओं के बीच का कोण एक्यूट एंगल और न्यून कोण होता है तो उस वलन को हम बंद वलन कहते हैं। इसका निर्माण बहुत अधिक संपीड़न के कारण होता है। तो ये कुछ हमने यहाँ पर
वलन के प्रकार पढ़े हैं। मैं आपको थोड़ा सा ही मेरे ख्याल से आपको वलन के जो चैप्टर है थोड़ा समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रीवाखंड या नापे की। चूँकि हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के आंतरिक भागों से पड़ने वाली आंतरिक भागों की या अंतर्जात बलों से जो प्रभाव पड़ता है पृथ्वी पर, या बाह्य बलों से जो पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो उनसे कई प्रकार की आकृतियाँ बनती, जैसे अभी हमने वलन की बात की थी। तो हम अब ग्रीवाखंड या नापे के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ग्रीवाखंड या नापे होता है वो तीव्र क्षैतिज संचलन या संपीड़न का परिचायक होता है। यानी कि जब बहुत तीव्र गति से या बहुत ज़्यादा संपीड़न होता है तो ग्रीवाखंड या नापे बन जाते हैं। आपको थोड़ा सा ये जानना पड़ेगा कि जो परिवलन मोड़ की जब हमने बात की थी, परिवलन मोड़ मेरे ख्याल से आपने देखा होगा, जो 5 नंबर का मोड़ है, जो बिल्कुल क्षैतिज रूप में दिखाया गया था। उसकी दोनों भुजाएं बिल्कुल समानांतर या क्षैतिज होती हैं, और जब संपीड़न और अधिक होने लगता है तो परिवलन मोड़ में का एक खंड खिसक करके दूसरे खंड पे चढ़ जाता है। इस क्रिया को उत्क्रम कहते हैं। जिस तल की सारी उत्क्रम होता है उसे उत्क्रम तल कहते हैं, थ्रस्ट प्लेन कहते हैं। अब इस उत्क्रम के कारण क्या होता है कि जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है वो बाह्य उत्क्रम वलन कहलाता है। और संपीड़न जब बहुत तीव्र हो जाता है तो वलन की भुजा इतनी ज़्यादा मुड़ जाती है कि वह वलन के अक्ष पर टूट जाती है और निचली परतें ऊपर की ओर आ जाती हैं। इस तरह की वलन की संरचना उल्टी हो जाती है। तो क्षैतिज संचलन तथा संपीड़न की जारी रहने पे वलन की टूटी भुजा अपने स्थान से कई किलोमीटर दूर जाकर के अन्य प्रकार की चट्टान पर चढ़ जाती है। इस तरह की संरचना में साम्य नहीं होता है। जब एक वलन की भुजा उपरोक्त जितनी भी दशाएं बताई गई है उनके आधार पर टूटकर दूसरे स्थान पे चली जाती है तो उसे ग्रीवाखंड या नापे कहा जाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जब अपनति या वलन का एक भाग टूटकर पास में ही दूसरे भाग पे चढ़ जाता है तो उसे ऑटोकथनस ग्रीवाखंड या स्वस्थानिक ग्रीवाखंड कहते हैं। अब इसके बाद चूँकि क्या होता है कि इसके ऊपर जब क्या होता है कि वलन की ग्रीवा वलन के अक्ष के सारे टूटकर सैकड़ों किलोमीटर दूर तक जाती है और दूसरे मोड़ पे सवार हो जाती है, तो उस दूर जो वहाँ पे ग्रीवाखंड है उसका संबंध उस स्थानीय चट्टान से तो होता नहीं है जिस पे वह आरोपित होती है। तो अत्यधिक संपीड़न के कारण एक ग्रीवाखंड दूसरे ग्रीवाखंड पर लद जाता है। ग्रीवाखंड की स्थिति के कारण उस क्षेत्र की संरचना में बहुत ज़्यादा जटिलता आ जाती है, क्योंकि निचली परतों के ऊपर आ जाने से जो संरचना है वो उलट जाती है। अब जो और अगले टॉपिक हैं मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊँगी। अब देख